कहानी की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिसे कि एक पावरफुल हीरो ने अकेले ही हरा दिया है। जब डीमन लॉर्ड हार जाता है, ह्यूमन रेस इसका फायदा उठाते हैं और वो अपनी आर्मी लेके डीमन लॉर्ड के कासल पे कब्जा कर लेते हैं। और क्योंकि अब डीमन लॉर्ड हार चुका था तो ह्यूमन रेस काफी खुश है और चारों तरफ बस सेलिब्रेशन ही चल रहा है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और डीमन रेल में एक नए तरह के कंपटीशन को शुरू किया गया है ताकि वो अपने नए डीमन लॉर्ड को चुन सके। इस टूर्नामेंट की मैनेजर वर्मिलियो है जिसका कि लेवल 78 है। उसके साथ ही एक और डीमन है और साथ में ही वो इस टूर्नामेंट को हैंडल कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट काफी स्मूथली जा रहा है और इस टूर्नामेंट में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं कि वो पुराने वाले डीमन लॉर्ड को तो आराम से हरा देंगे और वो फाइनली ह्यूमन से अपने लैंड को वापस ले पाएंगे। तभी वर्मिलियन को एक कंटेस्टेंट दिखता है। उसे देख के वो कहती है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये तो इंसान जैसा लग रहा है। छुटकू डीमन बताता है कि हाँ, ये इंसान ही है पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरे हिसाब से तो यही चैंपियन बनेगा। ये सुन के वर्मिलियन चिल्ला उठती है और कहती है, एक ह्यूमन को तुमने यहाँ तक कैसे आने दिया? छुटकू कहता है कि प्रिलिमिनरी में इसने बहुत अच्छा किया था तो बस पहुंच गया यहाँ। और जब जीत के बाद उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, हल्क कहता है कि मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है कि भाई लोग, हम इंसानों को मिलके खत्म करेंगे। और वर्मिलियो को लगता है कि ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है पर छुटकू बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, इसने डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि कंपटीशन के बाहर वो किसी को भी अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी पावर सारी नलिफाई हो जाएंगी। पर हल्क सारे कंपटीशन को आराम से हरा रहा होता है। ये देख के वर्मिलियो को लगता है कि उसने जानबूझ के यहाँ पार्टिसिपेट किया है ताकि जो भी पोटेंशियल डीमन लॉर्ड्स हैं वो उन्हें यहीं खत्म कर सके। पर वो हारे हुए कंटेस्टेंट को मारने की जगह उनसे हाथ मिलाता है। पर वर्मिलियो अभी भी चाहती है कि वो इसी वक्त उसे डिस्क्वालीफाई कर दें, पर ऐसा करना अब उनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका था क्योंकि सारी जनता उसे डीमन लॉर्ड के रूप में पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है। वो चाहती है कि वो किसी ऐसे तगड़े बंदे से उसे लड़ाएं जिससे कि वो हार जाए। पर छुटकू बताता है कि उसका लेवल 99 है। ये सुन के वर्मिलियो का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है कि एक ह्यूमन हीरो जो कि लेवल 99 का है वो तो सारे डीमंस को ही तबाह कर देगा। और वो गुस्से में पूरी की पूरी छत उड़ा देती है। तो क्योंकि वो उसे ताकत में नहीं हरा सकते तो वो प्लान बनाते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो किसी अलग से गेम में उसे हराएंगे, जैसे कि ताश के पत्तों का घर बनाना। वहीं वो मिलियन ने आस्टा को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा है ताकि वो हल्क के ऊपर नजर रख पाए और पता कर पाए कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है। पर जब वो वहां जाती है वहां पूरी तरह से सन्नाटा था, वहां एक भी इंसान उसे नहीं दिखता। वहीं डीमन रेल्म में आज टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है और आज के कंपटीशन में उन्हें ताश के पत्तों का घर बनाना है। सब बनाने लग जाते हैं पर हल्क को उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी तो वो कहता है कि बस अब मैं फोकस करूंगा और वो जोर से अपना हाथ उठाता है। पर इससे वहां इतनी तेज हवा चलती है कि बाकी सबके ताश के पत्ते गिर जाते हैं और इसके बाद वो बड़ी ही तेजी से एक के ऊपर एक पत्ते लगाए जाता है और सबसे पहले अपने ताश के पत्तों का घर बना देता है। पर सभी कहने लगते हैं कि उसने चीटिंग की है। पर एक मंदबुद्धि डीमन खड़ा होता है और कहता है कि इसने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। तुम्हें क्या लगा बस ये ताश के पत्तों को खड़ा करने की गेम है? जो हम ताश के पत्तों को खड़ा कर रहे हैं वो एक तरह से हमारा बेस है, यानी हमारा डीमन कैसल। और डीमन लॉर्ड का यही कर्तव्य है कि अगर हम पे कोई हमला करे उसे अपने कासल को बचाना होगा। और उसका ऐसा दिमाग इसलिए चला क्योंकि उसने अपने ताश के पत्तों को गिरने से बचा लिया था। और इसी तरह से 10 में से 2 कंटेस्टेंट्स चुने जा चुके हैं और 8 चुनने बाकी रहते हैं। पर क्योंकि ये सब रूल्स के खिलाफ नहीं था तो वो मिलिया कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसके बाद अब बाकी के 8 विनर्स चुनने के लिए कॉम्पिटिशन फिर से शुरू होता है। पर इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयंकर हो चुका था। सब एक दूसरे के कासल को गिराने पे लगे थे। वहीं एक दूसरी एजेंट आस्टा से पूछती है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। ये दोनों ट्विंस हैं और इनके बीच थोड़ा अजीब सा कनेक्शन है। ये दोनों जब बैठ के कॉफी पी रही होती हैं तो आपस में कहीं भी हो बात कर सकती हैं। आस्टा कहती है कि यहाँ कुछ अजीब सा चल रहा है और ईस्टा से पूछती है कि डीमन रेल्म में क्या चल रहा है। यहाँ हल्क ने तो धूम मचा रखी है और वो हर जगह 10 में से 10 पॉइंट्स उठा रहा है। सारे प्लान्स फेल होने के बाद वर्मिलियन डिसाइड करती है कि वो खुद ही जाके उसे डिस्क्वालीफाई करेगी। पर क्योंकि अगर वो ऐसे गई तो उसे सभी लोग पहचान लेंगे तो वो भेस बदल के वहां जाती है। पर जब वो हल्क का बना हुआ खाना खाती है वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे 10 में से 10 पॉइंट्स दे देती है। ये सुन के हल्क बहुत खुश होता है और कहता है कि डीमन रेल्म तो बहुत मजेदार है। वही वर्मिलिया डिप्रेशन में जा रखी है। वो कह रही होती है कि मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, मैंने इसको 10 पॉइंट्स कैसे दे दिए। तभी वर्मिलियन की नजर एक पोस्टर पे पड़ती है। छुटकू उसे बताता है कि ये तो हमारे टूर्नामेंट का पोस्टर था। ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे डीमन लॉर्ड बनने के लिए, पर हल्क ने इन्हें पहले ही राउंड में बाहर निकाल दिया। ये सुन के वर्मिलियन को और गुस्सा आ जाता है और वो पोस्टर फाड़ने लगती है, लेकिन फाड़ते फाड़ते वो रुक जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास टेप है। इसके बाद ईस्टा वर्मिलिया के पास जाती है और उसे बताती है कि हल्क के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी बाउंटी है क्योंकि उसने कुछ बहुत ही बुरा क्राइम कमिट किया था। वो बताती है कि हल्क ने अपने भाई को मार दिया था और इसका भाई वही था जिसने कि डीमन लॉर्ड को हराया था। ये सुन के वर्मिलियन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि हल्क ने ही डीमन लॉर्ड को हराया था। वहीं बाहर कैनरोस को पता लगता है कि जिस फोटो को हल्क देख रहा था वो उसके भाई की फोटो है। जब कैनरोस फोटो देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई तो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं लगता, वो तो कितना मासूम दिखता है।
है। वहीं ईस्टा आगे बताती है कि जब आस्टा हेल्क के बारे में पूछताछ करने गई तो वो 3 शहर में गई थी, लेकिन वो तीनों शहर में एक भी ह्यूमन नहीं था। और उससे अजीब बात ये थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ समय पहले ही वो यहाँ रह रहे थे। तभी वहाँ छुटकू आता है और रिपोर्ट देता है कि डीमन लॉर्ड उरुम का कासल भी डिस्ट्रॉय हो गया है। डीमन लॉर्ड का लेवल 60 था और उसके पास काफी एलीट वॉरियर्स थे। तो वो मिलिया को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। छुटकू बताता है कि हैरान होने वाली तो एक और बात है, उस कासल पे व्हाइट नाइट्स ने हमला किया था और वो उड़ पा रहे थे। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर इंसान कब से हवा में उड़ने लगे। इसके बाद छुटकू बताता है कि डीमन लॉर्ड अकेले ही उन सबसे लड़े ताकि सिटीजन्स को वहां से बाहर निकलने का टाइम मिल पाए। ये सुन के वो मिलिया दुखी हो जाती है, पर उसके पास दुख मनाने का टाइम नहीं है क्योंकि अब ह्यूमंस उनके और भी करीब आ चुके हैं। तो उन्हें अब बैरियर को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा और अपनी फोर्सेस को लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। वमिलियो किसी भी हाल में हेल्क को कंपटीशन से बाहर निकालना चाहती है। तो इस बार हॉर्न ने एक नई तरकीब निकाली है। अगला कंपटीशन रेसिंग का है। छुटकू पूरी तरह से श्योर है कि इस बार तो कंपटीशन से हेल्क बाहर निकल ही जाएगा क्योंकि उसने हेल्क के लिए थोड़े अलग से घोड़े का इंतजाम किया है। इसके बाद सभी रेस के लिए एरिना में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हेल्क का घोड़ा तो एक नन्ही मुन्नी सी बिल्ली थी। पर ये देख के वो मिलिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, हेल्क तो पहले से इतना पॉपुलर है। उसका घोड़ा देख के ऑडियंस रेस नहीं होने देगी। पर जो उसने सोचा था उसका उल्टा होता है। ऑडियंस हेल्क को और ज्यादा चेयर अप करने लगती है। उनको पूरी तरह से यकीन होता है कि हेल्क तो ये भी जीत जाएगा। अनाउंसर सभी को बताती है कि ट्रैक पे कई तरह के ट्रैप्स हैं और पहले 4 रेसर्स जो कि एरिना में वापस आएंगे वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और सभी अपने घोड़ों पे बैठ के निकल लेते हैं, पर हेल्क का घोड़ा तो वहीं बैठा रह जाता है। वो बिल्ली हेल्क के वजन के साथ मूव नहीं कर पा रहा था, तो हेल्क उससे उतर जाता है और उसे बड़े ही प्यार से मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग रेस में आगे बढ़ रहे हैं, पर ट्रैप्स की वजह से काफी लोग रेस से बाहर भी हो रहे थे क्योंकि वो हेल्क को बाहर निकालना चाहते थे। तो छुटकू ने ट्रैप्स को एक्स्ट्रा मुश्किल कर दिया था। तभी अचानक से हेल्क अपनी बिल्ली के साथ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। ये देख के वो मिलियो चिल्लाती है और कहती है कि इसे तो चीटिंग के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, पर हॉर्न कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते और वो मिलियो को यकीन दिलाता है कि उसने ट्रैप्स इतने खतरनाक बनाए हैं कि हेल्क तो जरूर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर ऑब्स्टिकल से हेल्क को कोई परेशानी नहीं होती और वो सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये सब देख के वो मिलिया का दिमाग खराब हो रहा होता है और उनके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा था कि जब हेल्क ब्रिज पे जाए वो ब्रिज को ही उड़ा दें। और इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो ब्रिज पे तेल गिराते हैं ताकि हेल्क इस पे फिसल जाए। पर जब वर्कर्स तेल गिरा रहे होते हैं उनमें से एक फिसल जाता है और बम से टकरा जाता है, जिससे ब्रिज उसके आने से पहले ही उड़ जाता है। ये देख के वो मिलियो गुस्सा हो रही होती है कि तुम्हारा प्लान हर बार कैसे फेल हो जाता है। पर हॉर्न कहता है कि नहीं, अब तो ब्रिज है नहीं ना, तो अब दूसरी तरफ वो कैसे जाएगा। पर अब हेल्क बिल्ली को उठा के भाग रहा था और वो पूरे ब्रिज को कूद के ही पार कर लेता है। हेल्क बड़ी ही जल्दी बाकी के रनर से कैचअप कर लेता है और जो सबसे आगे होते हैं उन्हें पछाड़ भी देता है। कैनरोज ये देख के कहता है अच्छा तो हम ये सब कर रहे हैं अब। कैनरोज का मानना था कि एम्पायर में सबसे तेज वही है और वो बड़ी ही जल्दी हेल्क के करीब पहुंच जाता है। दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का था, पर हेल्क फर्स्ट पोजीशन पे आता है। हेल्क कैनरोज की तारीफ करता है और सारी ऑडियंस दोनों के लिए ही चेयर करने लगती है। तभी ईस्टा वो मिलियो के पास आती है। उन्होंने उरुम के कासल में काफी सारे स्पाइस को भेजा था, पर उन्हें एक भी ह्यूमन वहाँ नहीं दिखा। वहाँ 103 व्हाइट नाइट्स थे और उनके साथ उनका लीडर भी था। वो मिलिया ये सुन के हैरान हो जाती है कि इतने कम नाइट्स होने के बावजूद भी उन्होंने उरुम के कैसल पे कब्जा कैसे कर लिया। अभी उन्हें पंख वाले नाइट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर उन्हें यकीन है कि वो भी ह्यूमन रेल्म से ही आए हैं। वो मिलियो सोच ही रही होती है कि वो इनसे कैसे निपटे और उसे तो हेल्क को भी निपटाना था। तभी वहाँ अजूदरा पहुंचता है जो कि वो मिलियो की तरह ही 4 डीमन जनरल में से एक है। अजूदरा बड़े ही स्वैग के साथ कुछ बता रहा होता है, पर बोलने से पहले ही उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो जमीन पे गिर जाता है। पर उसे फिर से होश आता है और वो कहता है कि इस कंपटीशन के फाइनल राउंड में ये होना चाहिए कि जो भी उरुम के कासल को वापस जीत के लाएगा वो नया डीमन लॉर्ड बनेगा। ये करने से उन्हें 2 फायदे होंगे। पहला तो उरुम का कासल वापस आ जाएगा और दूसरा उन्हें ये पता चल जाएगा कि हेल्क उनके साइड सच में है या बस वो नाटक कर रहा है। पर वो मिलियो कहती है कि क्या होगा अगर वो लड़ाई के वक्त ही हम पर ही टूट पड़े। तो अजूदरा अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और कहता है कि ये कैंडिडेट्स को एक दूसरे पे हमला करने से रोकेगा। पर क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं है कि वहाँ क्या होगा, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कॉम्पिटिटर्स के साथ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजेंगे। और सबका मानना था कि वो मिलियो का ही जाना सही रहेगा क्योंकि वो मिलिया कुछ भी करने को तैयार है अगर हेल्क उनके खिलाफ होता है। तो कुछ टाइम बाद सारे कॉम्पिटिटर्स अपनी रिंग्स डाल लेते हैं और रॉको सभी को मिशन के बारे में बताती है और बताती है कि मैनेजमेंट स्टाफ में से एक बंदा उनके साथ जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उनकी सेफ्टी के लिए। और वो उन्हें एना से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि वो मिलियो ही थी। एना एक छोटी सी स्पीच देती है। हायूरा को वो कहीं देखी दिखाई लग रही होती है और हेल्क को भी ये जानी पहचानी लग रही थी। इसके बाद हम आस्टा को देखते हैं जो कि ह्यूमन रेल्म में किसी बड़े से खुले मैदान में है और वो उसे एम्पायर से कंपेयर कर रही थी। एम्पायर चारों तरफ से इनविजिबल टॉक्सिन से घिरा हुआ है और उन्हें बैरियर के अंदर रहना पड़ता है ताकि वो उससे बच पाए। वहीं दूसरी तरफ वो
वमिलियो सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ रूम के लिए निकल रही है। रास्ते में ह्यूरा काफी सारे बग जैसे क्रीचर्स को मार देता है, पर इसके तुरंत बाद ही वो और भी ज्यादा क्रीचर से घिर जाते हैं। कैनरोस बताता है कि ये मॉन्स्टर बग्स टॉक्सिन से बने हैं जो कि इस पूरे एरिया में फैला हुआ है। तभी मॉन्स्टर्स का एक और झुंड ह्यूरा पे हमला कर देता है। तभी डॉश कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो एक्सप्लेन करता है कि वो बीन खा के ऐसा बैरियर बना सकता है जिससे कि ये सभी मॉन्स्टर्स एक ही झटके में खत्म हो जाएं। बीन खाने के बाद उसके चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी रेडिएट करने लगती है और मॉन्स्टर्स को आता देख वमिलियो पूछती है कि बैरियर को आने में कितना टाइम लगेगा, और ये सुन के शॉक हो जाती है जब वो बताता है कि बैरियर बनाने में आधा घंटा लगेगा। तो वमिलियो अपनी पावर से सारे मॉन्स्टर्स को जला देती है। उसकी पावर को देख के ह्यूरा का शक यकीन में बदलने लगता है। इसके बाद वो एक रेस्ट एरिया में रुकते हैं जो कि बैरियर से प्रोटेक्टेड है। यहाँ वमिलियो नोटिस करती है कि लगातार एक दिन चलने के बाद भी हल्क बिल्कुल थका हुआ नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि उसका स्टेमिना इतना ज्यादा है या फिर उसके ऊपर टॉक्सिन्स का कोई असर नहीं हो रहा। वहीं एक सेपरेट रूम में कैनरोस और ह्यूरा है। ह्यूरा कैनरोस को बताती है कि उसे लगता है कि एना लेडी वमिलियो है, पर तभी वहाँ से वमिलिया गुजर रही होती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और वो उनसे कहती है कि वो ये बातें हल्क को ना बताएं। वहीं उसके बात करने के अंदाज से ह्यूरा को पता लग जाता है कि वो वमिलिया ही है। उस रात को सभी के लिए हल्क खाना बनाता है। वमिलिया को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हल्क शो ऑफ कर रहा है, पर मजबूरी में उसे खाना ही पड़ता है और ऑब्वियसली खाना डिलीशियस था। वहीं कासल में रॉको अजूद्रा को बताती है कि सारे कॉम्पिटिटर्स अंडरग्राउंड रास्ते से जा रहे हैं ताकि वो स्टॉर्म से बच सके। हॉर्न कहता है कि टॉक्सिन्स अंडरग्राउंड वाले रास्ते में और भी ज्यादा खतरनाक है और वहाँ तो अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी ज्यादा मिलते हैं। ईस्टा को लगता है कि उन्हें और सोल्जर्स भेजने चाहिए उनकी मदद के लिए, पर अजूद्रा कहता है कि जिस तरह से इस वमिलियो की पावर्स काम करती हैं और सोल्जर्स उसके रास्ते में बस अड़ंगा ही बनेंगी और वो कैसल से फोर्सेस को कम भी नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी वो नाइट्स यहाँ पे हमला कर सकते हैं। अंडरग्राउंड रास्ते में वमिलिया सबसे कह रही होती है कि वो किसी भी मॉन्स्टर से फालतू के पंगे ना ले जो कि डायरेक्टली उनके सामने ना आए। वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि वो फिर से मॉन्स्टर से घिरने वाले होते हैं। तभी ह्यूरा वमिलियो को एक बड़े से मॉन्स्टर के बारे में बताती है। ये एक न्यू वर्ल्ड मॉन्स्टर होता है। ये जहाँ टॉक्सिन्स ज्यादा खतरनाक होते हैं वहाँ पैदा होते हैं और कंटिन्यूअस लड़ाई करने की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो हल्क उस मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग देखते हैं कि हल्क के पास अब एक वेपन है और वो रियलाइज करते हैं कि वो अभी तक सारे मॉन्स्टर से बिना वेपन के ही लड़ रहा था। हल्क उसे जोर की किक मारता है जिससे वो उड़ता हुआ जाता है और एक दीवार को तोड़ देता है। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड तो इत्तू सी है। वो मॉन्स्टर एक ही किक में हार चुका था लेकिन वो मिलियो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी तो वो उसे जला देती है और वो ये सोच रही होती है कि क्या ये न्यू लाइफ फॉर्म्स ह्यूमन रेल्म में भी होते हैं, क्योंकि हल्क इसके बारे में जानता था। वो सभी उस गुफा से बाहर आते हैं तो उनके सामने ही वो कैसल था और बगल से ही निंजा हथौड़ी लाइट बाहर आता है और उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाता है जो कि उन्हें सीधा कासल तक ले जाएगी। इसके बाद फिर से वमिलियो सभी को रूल्स को याद दिलाती है। कैनरोस तो पूरे मन से चाहता था कि हल्क जीते और डॉश बेचारा तो बस यहाँ से भागना चाहता था, पर ह्यूरा हल्क को हराना चाहती थी तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो एनिमी लीडर के ऊपर सबसे पहले हमला करेगी। चलो बच्चों, अभी फ्लैशबैक का टाइम हो चुका है। अजूद्रा वमिलियो को बता रहा होता है कि वो हल्क को पहली बार कहाँ मिला था। उसने डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करना अभी खत्म ही किया था और वापस कासल में जा रहा था। तभी उसे सामने हल्क आता हुआ दिखता है। हल्क बिना किसी इशू के कासल तक पहुंच चुका था और उसके ऊपर अजूद्रा के बिछाए हुए किसी भी ट्रैप का कोई असर नहीं हुआ, पर अजूद्रा अपने ही ट्रैप्स में खुद ही इंजर्ड हो गया। इसी वजह से अजूद्रा पूरा विश्वास करता है हल्क के ऊपर, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो अजूद्रा को वहीं मार देता। वहीं प्रेजेंट में कासल के अंदर ग्रुप पहुंच जाता है और उन्हें सामने वही नाइट्स दिखते हैं जिनका के लीडर उनके सेंटर में बैठा था। ह्यूरा सबको कहती है कि वो नाइट्स को हैंडल करे और वो जाके लीडर को संभालेगी, और इससे पहले कि वो उसे रोक पाते वो लीडर की तरफ दौड़ पड़ती है, जिसकी वजह से उन सबको भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वो सभी नाइट से लड़ रहे होते हैं और ह्यूरा लीडर के ऊपर हमला करने जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से लीडर इतनी तेज से हमला करता है कि ह्यूरा का हाथ कट जाता है। नाइट्स का लीडर ह्यूरा को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी हल्क उसे पीछे से आवाज देता है और उसका नाम लेके बुलाता है, एडल। एडल हैरान था कि बिना चेहरा देखे ही हल्क ने उसे कैसे पहचान लिया और वो अपना हेलमेट उतार देता है। हल्क उससे पूछता है कि तुम अभी भी अपनी पर्सनैलिटी को काबू में कैसे रख पाए हो। एडल बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी अवेकनिंग का रेट काफी हाई है, पर उसके फ्रेंड्स इतने लकी नहीं थे और उसे अपने फ्रेंड्स को अवेकनिंग के थ्रू सफर करते हुए देखना पड़ा। वमिलियो को यकीन हो जाता है कि जो ये पंख वाले नाइट्स हैं वो ह्यूमंस ही हैं और उन्होंने किसी तरह का मैजिक यूज किया है अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए। एडल बताता है कि वो अवेकनिंग के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और हर बैटल के साथ उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही है। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे पंख वाले नाइट्स पहुंच जाते हैं और एडल कहता है कि वो जल्दी ही डीमन रेल्म को इन्वेड करने जा रहे हैं। एक नाइट वमिलियो पे हमला करने जाता है, पर वमिलियो तुरंत ही उसे जला देती है और कहती है कि इन नाइट्स की भले ही तादाद ज्यादा हो, लेकिन एक सिंगल हीरो इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। पर एडल कहता है कि हम सभी एक हीरो के तौर पे अवेकन
हुए हैं। वो आगे बताता है कि लास्ट हीरो 250 साल पहले पैदा हुआ था और हेल्क और सेस का एक ही वक्त पे एग्जिस्ट करना सबके लिए एक सरप्राइज था। वर्मिलियो कंफ्यूज्ड है क्योंकि नाइट्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो हीरोज कहला पाए, पर उसे ये भी डर है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और अगर इतने सारे हीरोज ने एम्पायर पे हमला किया तो डीमन रेल्म को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। वो चारों तरफ से नाइट से घिरे हुए हैं और जब एडल स्पीच दे रहा होता है तभी ह्यूरा उसके पीछे से प्रकट होती है और उसका एक पंख काट देती है और हम देखते हैं कि ह्यूरा ने अपना आर्म रिजनरेट कर लिया है और फिर दोनों के बीच का युद्ध शुरू हो जाता है और इस दौरान हायूरा उसका एक और पंख भी काट देती है। वर्मिलिया समझ जाती है कि चाहे ये कहने को हीरो हूँ लेकिन अवेकनिंग के बावजूद भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो अपने फायर मैजिक को एक ही साथ समन करती है और एक ही बार में कई सारे नाइट्स को खत्म कर देती है। पर वर्मिलिया कुछ को बचा लेती है क्योंकि यही तो टूर्नामेंट का फाइनल है, तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। एडल वर्मिलिया की पावर देख के हैरान हो जाता है और ह्यूरा उससे कहती है कि वो तो बस एक स्टाफ मेंबर है। ये सुन के एडल और हैरान हो जाता है। ह्यूरा उससे झूठ कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि डीमन एम्पायर में एना जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मैनेजमेंट स्टाफ में होते हुए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एडल से माफी मांगने को कहती है पर एडल रिफ्यूज कर देता है, तो ह्यूरा उसे खत्म करने जाती है पर एन वक्त पे हेल्क उसे आके बचा लेता है। ये देख के वर्मिलिया को लगता है कि हेल्क जरूर उनका दुश्मन है। हेल्क उन्हें बताता है कि पंख वाले नाइट्स को मारना अच्छा आइडिया नहीं है, पर तभी एक नाइट एडल पे हमला कर देता है। एडल कहता है कि रास्ता लगभग कंप्लीट हो चुका था। ये सुन के हेल्क सबको पीछे जाने को कहता है लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो एक अंडरग्राउंड एरिया में जाके गिरते हैं। यहाँ पे एक बैरियर स्टोन है जो कि टॉक्सिन्स को वहाँ से बाहर रखता है और वहाँ पे एक मैजिकल गेट भी है जो कि टेलीपोर्टेशन स्पेल से बनाया गया है। कैनरोस को लगता है कि इस गेट के दूसरी तरफ ह्यूमंस की दुनिया है। उसी वक्त गेट सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। वर्मिलिया बताती है कि स्पेल फेल हो गया है और गेट कंट्रोल के बाहर जा चुका है, तो उन्हें इस गेट को बंद करना होगा। उसी वक्त डोर्श अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो सब उस गेट में अंदर ना खींचे चले जाएं, पर वो गेट उसके बैरियर को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। वर्मिलिया को लगता है कि वो गेट बैरियर स्टोन से पावर खींच रहा है, तो वो उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। वो बैरियर से बाहर निकलती है और स्टोन के ऊपर हमला करती है, पर उसके हमले से स्टोन में सिर्फ एक क्रैक आता है। इसके बाद वो अगले हमले की तैयारी करने लगती है लेकिन तभी एक पत्थर उसके टकले से टकराता है और वो गेट के अंदर जाने लगती है। तभी हेल्क बैरियर से बाहर आ जाता है और वो वर्मिलिया की तरफ भागने लगता है। वर्मिलिया फिर से हमला करती है जिससे कि वो स्टोन टूट जाता है। हेल्क वर्मिलिया को बचाने की कोशिश करता है पर वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। इसके बाद वो स्टोन पूरी तरह से टूट जाता है जिसकी वजह से वो पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। वर्मिलिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सुंदर से बीच पे है। समुद्र को देख के वर्मिलिया को लगता है कि वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल किनारे पे आ चुकी है। वहाँ उसे मस्त फल भी खाने को मिल जाते हैं और वो ये सोचने लगती है कि आखिर हेल्क कहाँ है। जब वो वापस बीच पे जाती है वो देखती है कि हेल्क ने तो इतनी जल्दी एक घर बना के रख दिया है। एक बोलने वाली बर्ड वर्मिलिया का ध्यान भटकाती है और उसकी आवाज सुन के हेल्क को पता लग जाता है कि वो झाड़ियों में छुपी हुई थी। हेल्क उसे बताता है कि उसने घर इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो डीमन रेल्म वापस कब जा पाएंगे, तो तब तक उन्हें एक रहने की जगह चाहिए जहाँ पे वो रह के वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाए। वो बताता है कि वो एक आइलैंड पे है क्योंकि उसने पूरे एरिया का चक्कर लगा लिया है, तो यहाँ से वो कहीं जा भी नहीं सकते। वर्मिलिया को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर यहाँ से घर वापस कैसे जाएंगे। तभी वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। हेल्क और बर्ड घर की तरफ भागते हैं। वहीं वर्मिलिया सोचती है कि कम से कम एम्पायर हेल्क के खतरे से तो बची हुई है और वो उसके बनाए हुए घर में जाने से मना कर देती है, पर हेल्क उसे उठा के घर में ले आता है। हेल्क कहता है कि उन्हें एक बोट बनानी चाहिए ताकि वो वापस जा पाए, पर वर्मिलिया घबरा जाती है क्योंकि वो हेल्क को वापस डीमन रेल्म में जाने नहीं देना चाहती। पर फिर वो सोचती है कि हेल्क के पास तो इतने सारे मौके थे मुझे मारने के, लेकिन उसने मुझे अभी तक नहीं मारा और उसे अब हल्का हल्का लगने लगता है कि हेल्क उसी की साइड है। वहीं कैपिटल के अंदर अजूदरा सोच रहा होता है कि आखिर ये हीरो अवेकनिंग स्पेल क्या है, पर उससे पहले जरूरी ये था कि वो वर्मिलिया को वापस लेके आए। वो सर्च पार्टी भेजना चाहता था पर क्योंकि उनके सारे सोल्जर्स कहीं और डिप्लॉयड थे वो सर्च पार्टी नहीं भेज सकते, तो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो लोकेशन स्पेल का यूज करके उसकी लोकेशन पता लगाएंगे, जिसके लिए वो वर्मिलिया का बाल यूज करते हैं। पर जब वो मैप के ऊपर लोकेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें लोकेशन मैप के बाहर दिखा रही होती है। इसका मतलब ये था कि वो कॉन्टिनेंट के बाहर है। वहीं दूसरी तरफ वर्मिलिया फिशिंग कर रही है और सोच रही होती है कि क्या उसे हेल्क से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो डीमन रेल्म में क्या कर रहा है, पर उसे डर लगता है कि अगर हेल्क उनका दुश्मन निकला तो उन दोनों के बीच लड़ाई होगी जिसमें वर्मिलिया डेफिनेटली हार जाएगी। तभी बर्ड बताती है कि उसने एक फिश को पकड़ा है। वर्मिलिया उस फिश को ऊपर नहीं खींच पा रही होती है और वो धागा भी टूट जाता है। तभी हेल्क आता है और पानी में छलांग मार देता है, पर जब वो वापस आता है तो बिल्कुल ही दूसरा जानवर लेके आया था। वर्मिलिया जब सुबह उठती है तो एक अजीब सा दिखने वाला इंसान या जानवर उसके लिए आधा खाया हुआ ब्रेकफास्ट लाता है। वो वर्मिलिया को बताता है कि विलेज चीफ ने उसके लिए ये भिजवाया है। वर्मिलिया ये सुन के हैरान थी कि इस आइलैंड पे एक विलेज भी है और वो उसे विलेज को दिखाने को कहती है, तो पिंकी उसे विलेज में ले जाता है और हमें पता चलता है कि इस विलेज में
में सिर्फ यही प्राणी रहते हैं। बोलने वाली बर्ड आके वमिलिया से चिपक जाती है और उसे बताती है कि हल्क बाहर बोट बनाने की तैयारी कर रहा है। वमिलिया जल्दी से उसे ढूंढने को निकल जाती है इससे पहले कि वो इस आइलैंड से चला जाए। वो हल्क को देखती है तो वो एक जगह खड़ा था। वो अपने चारों तरफ ऑरा इकट्ठा करता है और एक ही बार में मल्टीपल ट्रीज को काट देता है, पर उसकी वजह से उसका एक्स टूट जाता है, जिसके बाद वो पेड़ों को हाथों से ही काटने लगता है। वमिलिया और बर्ड एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, पर हल्क उन्हें ढूंढ लेता है। तभी वमिलिया आइलैंड के किनारे पे देखती है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पहले कासल हुआ करता था। हल्क उसे बताता है कि ये हर जगह है और उसे लगता है कि ये जगह शायद पहले बहुत बड़ा शहर हुआ करता होगा। हल्क बड़ी जल्दी ही एक बोट बना लेता है, जिसे देख के वमिलिया सोच रही होती है, लगता है इसे बोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये क्या बवासीर बनाया है इसने। तभी वहाँ विलेज का चीफ आ जाता है। वो काफी सीरियस लग रहा था और उनसे कहता है कि हमें बात करनी है। वो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है। तभी वो कई लोगों से घिरे हुए होते हैं। तभी चीफ बताता है कि बेटा यह तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी है बेटा। वमिलिया उनकी पार्टी के लिए शुक्रिया अदा करती है और यहाँ उसे पता लगता है कि विलेज से सप्लाईज के बदले हल्क उनकी मदद किया करता था ताकि वो वमिलिया का ख्याल रख पाए। विलेज चीफ उन्हें ग्रेट विच के बारे में बताता है और कहता है कि वो शायद उनकी मदद कर सके कॉन्टिनेंट वापस जाने में। ग्रेट विच एक बड़े से पहाड़ पे रहती है और कहा जाता है कि उसके पास अपार नॉलेज है। वमिलिया उससे मिलना चाहती है, पर विलेज चीफ कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि माउंटेन एक पावरफुल मैजिकल बैरियर से घिरा हुआ है। वमिलिया अपना सारा दिन विलेजर्स के साथ गुजारती है और इंतजार कर रही होती है कि कब विच पहाड़ से नीचे उतरे। हल्क और वो बात कर रहे होते हैं कि विलेजर्स कितने अच्छे हैं, उन्होंने उनके वेलकम के लिए एक पार्टी भी की। हल्क उन्हें डीमन से कंपेयर करता है और कहता है कि वो कितने अच्छे हैं, पर वमिलिया कहती है कि नहीं नहीं, डीमंस तो इविल होते हैं। और वो ऐसे डीमन ट्राइब्स के बारे में बताती है जो कि दूसरे लोगों को खाते हैं। वमिलिया उससे पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। हल्क कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, और वो ग्रेटफुल है क्योंकि डीमंस ने उसके जैसे एक ह्यूमंस को एक्सेप्ट किया है। हल्क उसे बताता है कि उसके सारे पुराने ह्यूमन दोस्त उसके दुश्मन बन चुके थे और वो इस दुनिया में बहुत अकेला था। वमिलिया उससे पूछती है कि क्या एडल भी तुम्हारा दोस्त था। हल्क कहता है कि हाँ, और उसे बताता है कि एडल बहुत अच्छा इंसान था। रात को वो वापस घर जाने लगते हैं। तभी वमिलिया उससे पूछती है कि वो वापस जाने के बाद क्या करेगा। घर में नहीं, डीमन कॉन्टिनेंट में। तुम घर के बारे में सोच भी क्यों रहे हो। और उससे पूछती है कि क्या वो सच में नाइट से लड़ेगा, ये जानते हुए कि वो उसके पहले दोस्त हुआ करते थे। पर वो कहता है कि उसे कुछ हिसाब चुकता करना है और उसे बताता है कि एक बार ह्यूमन अवेकन हो जाता है तो वो अपनी सारी पर्सनैलिटी खो बैठता है। वो बस एक माइंडलेस वेपन बन जाता है जो कि सिर्फ किंग्स के ऑर्डर फॉलो करता है। हल्क को डर है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो बाकी के सारे रेसेस को खत्म कर देंगे। वहीं कासल ओरम में बाकी के कॉम्पिटिटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और मैनेजमेंट स्टाफ के आने का इंतजार कर रहे हैं। पर तभी वहाँ और भी नाइट्स आ जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये देख के हीरा को लगता है कि उनकी भी अवेकनिंग रेट्स हाई है क्योंकि वो बात कर पा रहे हैं। हीरा उनसे कहती है कि एडल ने उन्हें सब बता दिया है। तो एक नाइट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे असली गोल के बारे में पता है, और उससे पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ है। हीरा उस पे हमला करती है लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त एक नाइट उस पे एरो से हमला करने जा रहा होता है और एक मैजिक से उस पे हमला कर भी देता है, जिसकी वजह से हीरा को पीछे हटना पड़ता है। और उसी वक्त वहाँ और भी ज्यादा नाइट्स आ जाते हैं। हीरा और डॉश प्लान बनाते हैं कि वो इन नाइट से लड़ेंगे ताकि कैनरोस यहाँ से बच के बाहर निकल पाए, ताकि वो मैनेजमेंट स्टाफ को बता पाए कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तभी वहाँ ईस्टा और हॉर्न पहुंच जाते हैं। ईस्टा एक ही बार में काफी सारे नाइट्स को काटती हुई चली जाती है और हॉर्न बैरियर बनाता है प्रोटेक्शन के लिए। ईस्टा उन्हें बताती है कि वो मदद लेके आए हैं और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर नाइट्स भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो एक अलग से एरिया में आ जाते हैं जहाँ की नाइट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी वक्त अजूद्रा वहाँ रॉको के साथ प्रकट होता है। नाइट्स अजूद्रा की पावर को सेंस करके घबरा जाते हैं, पर एक नाइट उसका मजाक उड़ाता है जिससे अजूद्रा को गुस्सा आ जाता है। अजूद्रा अपने गुस्से को हमेशा शांत करके रखना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उससे डरें। वो सभी ह्यूमन से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से चले जाएं और कहता है कि हमें एक साथ शांति से रहना चाहिए। नाइट्स ये सुन के कहते हैं कि ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, पर अजूद्रा कहता है कि हम पहले हमेशा से ही शांति से रहते आए हैं। पर ये महान बातें करते करते एक नाइट उस पे हमला कर देता है और वो उसे बताता है कि ये ऑर्डर्स उसके राजा के हैं। ये सुन के अजूद्रा समझ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो अपनी पावर को अनलीश कर देता है जिससे जमीन के अंदर से काफी सारी लताएं बाहर आती हैं और वो एक ही बार में सभी ह्यूमंस को डिफीट कर देता है। ह्यूमंस को लगता है कि ये जरूर डीमंस का लीडर होगा, पर अजूद्रा उन्हें बताता है कि वो तो बस 4 जनरल में से एक है। अजूद्रा की पावर देख के सारे डीमंस भी हैरान थे और हमें पता लगता है कि अजूद्रा डीमन एम्पायर की किसी भी ट्री को कंट्रोल कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो 4 डीमन जनरल्स में से सबसे कमजोर है। पर हॉर्न का मानना था कि वो जनरल्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोल्जर्स ये जान के हैरान थे कि अजूद्रा सिर्फ एक जनरल है, पर अजूद्रा उन्हें और डराने के लिए कहता है कि वो तो बस एक सिटीजन है। तभी अजूद्रा की तरफ एक तीर उड़ता हुआ आता है, पर वो उसे डिफ्लेक्ट
रिजेक्ट कर देता है। तभी ईस्टा नोटिस करती है कि कासल की दीवारों से काफी सारे एरोज आ रहे हैं, तो हॉर्न उन्हें बचाने के लिए एक बैरियर खड़ा कर देता है। ईस्टा नोटिस करती है कि वो सारे एरोज पकड़े गए नाइट्स के ऊपर चल रहे थे, जैसे कि एडिल जब पकड़ा गया था तब उसे मार दिया गया था। इसके बाद बाकी के नाइट्स वहां से गायब हो जाते हैं और जो नाइट वहां सर्वाइव कर पाया था, अजूद्रा उससे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। नाइट बताता है कि उन्होंने इसलिए उन्हें मारा ताकि वो उन्हें बंदी ना बना ले और उनसे सवाल ना पूछे, और कहता है कि जितनी ज्यादा अवेकन सोल्जर्स लड़ाइयां करते हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती है, और कहता है कि अवेकन सोल्जर्स कभी मरते नहीं पर वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो खुद को भी मार देता है। इसके बाद जितने भी सोल्जर्स मरे थे उनकी बॉडीज गायब हो जाती हैं और हम देखते हैं कि वो किसी कासल में वापस से जिंदा हो रहे हैं, जहां हम इंसानों के राजा को देखते हैं जो कि नाइट्स को बताता है कि डीमंस कितने इविल होते हैं। वहीं आस्टा भी कोने से जासूसी कर रही है। वहीं युद्ध की जगह पे अजूद्रा सभी की तारीफ करता है और वहां हॉर्न एक बैरियर बना देता है ताकि वो टॉक्सिन से बचे रहे। इसी वक्त आस्टा ईस्टा को कांटेक्ट करती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसने क्या क्या देखा, और ये कंफर्म हो जाता है कि मरे हुए सोल्जर्स वापस से जिंदा हो रहे हैं। इसके बाद उनकी इमरजेंसी मिलिट्री मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां रोको उन्हें अलग अलग खतरों के बारे में बताती है जो कि ईस्टर्न रीजन यानी डीमंस का रेल्म फेस कर रहा है। हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि नंबर 1 प्रॉब्लम है वर्मिलियो के डिसअपीयरेंस, दूसरी प्रॉब्लम है व्हाइट नाइट्स, तीसरी ईस्ट रीजन में मॉन्स्टर्स, फिर डीमन लॉर्ड की खाली कुर्सी और आखिर में हेल्क। इसके बाद रोको एक्सप्लेन करती है कि किन किन अंपायर से उनको खतरा है। उन्हें नॉर्थ से सबसे ज्यादा खतरा है और ह्यूमन जो कि ईस्ट में है उनसे सबसे कम खतरा है, पर बाकी सबको लगता है कि ह्यूमंस की रैंकिंग कुछ ज्यादा ही कम है। पर अजूद्रा कहता है कि ह्यूमन सारी रेसेस में सबसे वीक हैं, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन उनका हीरो है। पर अब जब वो हिसाब लगाता है और क्योंकि अवेकन सोल्जर्स वापस से जिंदा हो रहे थे, वो ह्यूमंस को सबसे बड़ा खतरा मानता है। आधे से ज्यादा सोल्जर्स नॉर्थ के बॉर्डर पे लगे हुए हैं और अगर इंसान ऐसे ही और ज्यादा ताकतवर होते गए तो हमारे पास इतने सोल्जर्स नहीं होंगे कि हम उनसे खुद को बचा पाए। तो अजूद्रा उन्हें बताता है कि उन्हें सबसे पहले ये जो ह्यूमंस वापस जिंदा हो रहे हैं इस एबिलिटी को रोकना होगा, और कहता है कि एक मैजिक स्पेल की वजह से हो रहा है, तो जिसने भी स्पेल को कास्ट किया है उन्हें उसे मारना होगा, और वो और कोई नहीं बल्कि इंसानों का राजा है। हॉर्न उससे पूछता है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है। अजूद्रा बताता है कि कई साल पहले वो एक ऐसे हीरो से लड़ा था जो कि खुद को रिवाइव कर पाता था, और उसे बाद में पता चला कि ऐसा उसके राजा की वजह से हो रहा था। ये स्पेल अजूद्रा के ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट जैसा है पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से अवेकेंड हीरोज राजा के पैरों के पास रिवाइव होते हैं। पर ईस्टा कहती है कि उनका राजा इतना पावरफुल स्पेल कैसे यूज कर सकता है। ईस्टा को लगता है कि शायद ह्यूमन रेल्म में 2 तरह की अवेकनिंग होती है, पहला तो हीरो जो कि अटैक टाइप है, दूसरा किंग जिसकी अवेकनिंग ऐसी होती है कि वो हीरोज को सपोर्ट कर पाए। इसके बाद डीमंस कासल को वापस बनाने में लग जाते हैं, जहां कैनरोस डॉश से कहता है कि उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, पर डॉश कहता है कि अब उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। वहीं ईस्टा अपनी बहन आस्टा के लिए परेशान है और यहाँ हमें पता चलता है कि आस्टा को ट्रेन ह्यूरा नहीं किया था। अजूद्रा और हॉर्न वहीं पहुंचते हैं जहाँ की वो पोर्टल क्लोज हुआ था, पर अजूद्रा कहता है कि शायद वो गेट पूरी तरह से क्लोज ना हुआ हो और अगर वो उस गेट को वापस ओपन करे तो शायद वो वर्मिलियो के पास पहुंच जाएंगे, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ज्यादा बड़ा गेट खोल पाए। तो वो हॉर्न को कुछ आइटम्स दे देता है। उन आइटम्स में से एक मैजिक वॉन्ड है जो कि हमेशा एम्पायर के डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और उसके साथ ही एक लेटर है जो कि इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद अजूद्रा वही पोर्टल खोलता है और हॉर्न उस पोर्टल में उन आइटम्स को फेंक देता है, और उतना छोटा सा गेट खोलने में ही अजूद्रा की हालत खराब हो गई थी। वहीं आइलैंड पे बोलने वाले बर्ड की उन चीजों पे नजर पड़ती है। वहीं वर्मिलियो कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रही है पर उसे टेस्ट पसंद नहीं आ रहा होता। उसके चूल्हे की आग भी बुझने वाली थी, लेकिन तभी वो बर्ड लकड़ियां लेके आती है। बर्ड सारी लकड़ियों को चूल्हे में डाल देती है और साथ ही उन आइटम्स को भी, और वर्मिलियो का इन सारी चीजों पे ध्यान भी नहीं जाता। जब से हेल्क ने वर्मिलियो को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया है, वर्मिलियो उस पे शक नहीं करती और उस पे भरोसा करने लगी है। तभी एक विलेजर उसके पास आता है और उसे बताता है कि विच नीचे उतर चुकी है, पर जब वर्मिलियो विलेज पहुंचती है तो चीफ उसे बताता है कि वो वापस भी जा चुकी है। पर विलेज चीफ कहता है कि तुम सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में विच को बता दिया है, इसलिए विच ने अपना बैरियर हटा दिया है ताकि तुम लोग जाके उससे मिल सको। इसके बाद दोनों बर्ड के साथ विच के घर जाने लगते हैं। जब वो विच के घर के पास पहुंचते हैं उन्हें उसके घर से बहुत ही भयानक ऑरा फील होता है। वर्मिलियो घबरा जाती है लेकिन फिर भी वो आगे जाना जारी रखती है। पहाड़ की चोटी पे इन तीनों का स्वागत बीवी जैसे दिखने वाला ही क्रीचर करता है और वो एक पटाखा एक सुंदर लड़की से मिलते हैं जो कि ग्रेट विच है। हेल्क अपना इंट्रोडक्शन देता है और विच कहती है कि क्योंकि उन लोगों ने विलेजर्स की हेल्प की थी तो वो उनकी मदद करने को तैयार है। विच उन्हें बताती है कि जिस कॉन्टिनेंट में वो जाना चाहते हैं वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है। ये सुन के वर्मिलियो हैरान हो जाती
जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उनके कॉन्टिनेंट के अलावा भी कई और कॉन्टिनेंट है। और वो हेल्क से कहती है कि वो ज्यादा जल्दीबाजी ना करे और थोड़ी अच्छे से तैयारी करे। उसे एक मजबूत शिप बनानी होगी जो कि समुद्र की लहरों और तूफानों में डूबे ना। और उन्हें एक सी क्रीचर को पकड़ने को कहती है जिसका की नाम कॉर्स्टैग होता है। ये क्रीचर उनके लिए एक कंपास की तरह काम करेगा, पर ये क्रीचर्स काफी रेयर हैं और आसानी से मिलते नहीं। और उन्हें वो उसकी फोटो दिखाती है। वोमिलिया उसे देख के पैनिक कर जाती है क्योंकि ये वही था जिसे हेल्क ने पहले पकड़ा था। इसके बाद हेल्क उसी क्रीचर को पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़ता है और विच वोमिलियो को यहीं रात भर रहने को कहती है। पर वोमिलियो उससे उसकी असली पहचान पूछती है क्योंकि वो सभी विलेजर्स से अलग दिखती है और उसकी नॉलेज भी उनसे कहीं ज्यादा है। विच उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। और वो उसे वार्न करती है कि हेल्क जितना वो सोच रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि वो एक नेचुरल डिजास्टर के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ विलेजर्स ने शिप को बना दिया है और उस पे खाने पीने का सामान भी लोड कर दिया है। वहीं हेल्क ने 3 कॉर्स्टैग्स को पकड़ लिया था, पर फिर वो 2 को जाने देता है और एक को नेविगेशन के लिए रख लेता है। वहीं विच ने उन्हें एक मैजिक बॉक्स दिया है जिससे कि ये पूरी शिप चलेगी और ये बॉक्स ऑपरेट वोमिलियो के मैजिक से होगा। अगर ये बॉक्स गलती से टूट गया तो उन्हें बाकी के रास्ते चप्पू चलाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और विच खुद से ही सोचती है कि आखिर वोमिलियो क्या चूज करेगी। रास्ते में हेल्क कहता है कि वो विच वोमिलियो जैसी दिखती है। वहीं वोमिलियो कहती है कि उसे लगता है कि विच भी उनके किंगडम से ही है, पर वो कुछ बताने को ही राजी नहीं थी। तभी वोमिलियो की नजर पीवी पे पड़ती है जो कि एक बैरल से बाहर निकला था और कहता है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है या चाहता है, पता नहीं उसका जेंडर क्या है। वोमिलियो उसे वापस जाने को कह रही होती है क्योंकि ये रास्ता पीवी के लिए शायद बहुत ज्यादा खतरनाक हो, पर तभी उसकी नजर उसके गले पे लटके हुए एक लेटर पे जाती है। ये लेटर विच ने लिखा था। उसमें विच ने लिखा था कि पीवी उनके लिए काफी अच्छी कंपेनियन बनेगी क्योंकि पीवी कई जगह पे घूम चुकी है विच के साथ, तो उसके पास जर्नीज का एक्सपीरियंस है। वो ये भी बताती है कि पीवी का शरीर दिखने में तो कमजोर है लेकिन असलियत में वो काफी मजबूत है। और वो मिलियो से कहती है कि अगर वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करे तो वो पीवी के गोल मटोल गालों को छू सकती है। तभी ओशन के अंदर से एक भयानक सा ऑक्टोपस बाहर आता है। हेल्क उससे लड़ने ही जा रहा होता है कि वो मिलियो अपने मैजिक का यूज करती है और बोट की स्पीड को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो सभी वहां से बिना खून खराबे के निकल लेते हैं। वो अपना सफर जारी रखते हैं और समुद्र के उसी एरिया में पहुंच जाते हैं जिस एरिया के बारे में विच ने उन्हें वार्न किया था। जैसा कि विच ने उन्हें कहा था, वो कॉर्स्टैग को नदी में डाल देते हैं और उससे शिप को बांध देते हैं। वो उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाता है और वो उस घनी धुंध से सेफली बाहर आ जाते हैं। इसके बाद उनका सफर मोस्टली सुकून भरा होता है, पर फिर उनका सामना एक तूफान से होता है और वो एक व्हर्लपूल के अंदर खींचे जा रहे होते हैं। तभी वही वाला ऑक्टोपस यहाँ भी प्रकट हो जाता है। हेल्क एक जोरदार घूसा उसे मारता है, पर उसके घूसे से ऑक्टोपस का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और जब वो मिलियो उसकी मदद करने जाती है, हेल्क उसे रोकता है और कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, तब तक वो ऑक्टोपस का ध्यान भटकाएगा। वो मिलियो पहले तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब वो देखती है कि हेल्क के ऊपर बातों का कोई असर नहीं होगा, वो शिप को व्हर्लपूल के बाहर ले जाती है और हेल्क उस मॉन्स्टर से लड़ना जारी रखता है। लड़ते लड़ते मॉन्स्टर उसे घायल कर देता है और एक टेंटिकल में उसे जकड़ लेता है। बेचारी वो मिलियो बस देखती ही रह जाती है और वो मॉन्स्टर हेल्क को पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ टाइम बाद तूफान खत्म हो जाता है। वहीं वो मिलियो को अब यकीन होने लगा था कि हेल्क मर चुका है, तो वो वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो मिलियो एक कॉन्टिनेंट में जाके उतरती है और वहां हेल्क प्रकट हो जाता है। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच चुका था और उस कॉन्टिनेंट में वो मिलियो से पहले पहुंच गया। हेल्क उसे बताता है कि जब मॉन्स्टर ने उसे पानी के अंदर खींचा था, वो उसकी जकड़ से बाहर निकल गया और तैरता तैरता सीधा इस कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। वो मिलियो उसकी हरकत की वजह से उसे डांट लगाती है, पर उसका शुक्रिया अदा भी करती है और कहती है कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। इसके बाद वो शिप से अपना सारा सामान उतार लेते हैं और कॉर्स्टैग को आजाद कर देते हैं। वो कॉन्टिनेंट के और अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मिलियो को कोई प्रेजेंस फील होती है, पर फिर उसे लगता है कि वो जरूर हेल्क ही होगा। लेकिन तभी अचानक से वो मिलियो पे एक फायरबॉल से हमला होता है। जल्दी उस फॉरेस्ट में रहने वाले लोग उन्हें घेर लेते हैं, पर वो मिलियो नोटिस करती है कि वो काफी डरे हुए हैं और कमजोर है, तो वो अभी के लिए उनकी सारी बातें मानने लगती है। वो उनके हाथों में लकड़ की हथकड़ी लगा देते हैं और अपने शहर की तरफ ले चलते हैं। उस शहर की और उस शहर के लोगों की हालत काफी बुरी थी। वो सभी बताते हैं कि उनका किंगडम, जिसका की नाम एरिल है, वो काफी समृद्ध और खुश हुआ करता था, पर उनका सारा किंगडम सिर्फ 50 बारबेरियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि टॉथमैन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वो बताता है कि टॉथमैन ट्राइब की पावर्स अचानक से ही बढ़ गई और उनका राजा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। जब से टॉथमैन ट्राइब ने इस किंगडम पे कब्जा किया है, उन्होंने यहाँ के सभी लोगों पे एक कर्स कर दिया, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स जैसे दिखने लगे। वो यहाँ के लोगों को जबरदस्ती लेबर का काम करवाते हैं और जो भी ये काम नहीं कर पाता उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उन्हें और भी लेबर ढूंढने को कहते हैं। वो मिलियो समझ जाती है कि इन सब ने उन्हें इसलिए पकड़ा है ताकि वो उनसे भी मजदूरी करवा पाए। तभी उनके सामने एरिल किंगडम की प्रिंसेस आती है। वो मिलियो के ग्रुप को देखती है और अपने सोल्जर से कहती है कि वो तुरंत ही उन्हें फ्री कर दे और कहती है कि तुम
अपने ट्राइब को फ्री करने के लिए दूसरों को बंदी नहीं बना सकते। तभी वो देखते हैं कि टॉथमैन ट्राइब और उसका राजा किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस डेट की बात हुई थी वो उस डेट से काफी जल्दी आ रहे हैं। प्रिंसेस वोमिलियो और सभी को कहती है कि वो पीछे की गेट से बाहर चले जाए, पर वो थोड़े पास के ही एरिया में छुप के सारे सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। प्रिंसेस उस किंग का स्वागत करती है, पर वो कहता है कि वो बोर हो चुका है और उसका एक सैनिक उसे नीचे गिरा देता है। टॉथमैन का राजा दूसरे किंगडम्स पे भी कब्जा करना चाहता है और वो इसके लिए एरिल के लोगों को सोल्जर्स की तरह यूज करना चाहता है, पर प्रिंसेस कहती है कि उसके सिटीजन्स काफी वीक हैं और वो फाइट नहीं कर सकते। पर किंग धमकी देता है कि अगर वो अभी के अभी उसकी गाड़ी में नहीं बैठे तो वो उन सबको यहीं खत्म कर देगा। पर तभी वहाँ हेल्क आ जाता है और राजा को अपनी तुच्छी हरकतें बंद करने को कहता है। वोमिलियो भी उनके बीच एक आग की दीवार खड़ी कर देती है। राजा अपने सोल्जर्स को हेल्क पे हमला करने को कहता है, पर हेल्क एक थप्पड़ में ही सभी सोल्जर्स को उड़ा रहा था। क्योंकि उसके सारे सोल्जर्स यूजलेस साबित हो रहे थे तो वो फाइट को ज्वाइन करता है। वो जब हेल्क को पंच करता है उनके चारों तरफ एक काला सा धुआं हो जाता है। वोमिलियो के अलावा सभी को लग रहा था कि हेल्क हार चुका है। किंग वोमिलियो से पूछता है कि वो कहाँ से है ताकि वो उस जगह पे भी कब्जा कर पाए, पर वोमिलियो उससे कहती है, अबे ओ झिंगूर, पहले उस पहलवान को तो हरा। और जैसा कि हम सभी जानते थे हेल्क को कुछ भी नहीं हुआ था, पर किंग उसे देख के शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो हेल्क के ऊपर लगातार हमले करने लगता है, पर हेल्क के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। पर जब हेल्क उसे पंच मारता है तो वो मस्त गगन में उड़ के जमीन पे गिर जाता है। हेल्क किंग से कहता है कि वो एरिलियंस को फ्री कर दे और दोबारा इस एरिया के ऊपर आंख उठाकर भी ना देखे। वो मना कर देता है और तभी उसके चारों तरफ एक अलग सा ही ऑरा आ जाता है। उसका साइज बढ़ता ही चला जाता है और वो एक जायंट में बदल जाता है, पर हेल्क के ऊपर इन सभी का कोई असर नहीं था। किंग हेल्क को पंच करने की कोशिश करता है, पर हेल्क उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो जमीन पे लगातार हमले कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद पे से कंट्रोल खो बैठा है। वोमिलियो एरिलियन से कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं और किसी सेफ जगह पे जाके रुके। जिसके बाद वो किंग के ऊपर एक फायरबॉल से हमला करती है और उसका एक हाथ काट देती है, पर उसका हाथ तुरंत ही वापस से रिजनरेट हो जाता है। हेल्क धूल के धुएं से बाहर आता है और फिर से किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वोमिलियो को लग रहा होता है कि वो इतनी ताकतवर नहीं है कि किंग से लड़ पाए। हेल्क किंग को पंच करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ चीथड़े चीथड़े हो जाता है। वोमिलियो ये देख के हैरान थी कि बिना मैजिक का यूज किए भी हेल्क कितना स्ट्रॉन्ग है। किंग ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पैरालाइज हो गया है और धीरे धीरे उसकी बॉडी मिट्टी जैसे गिरने लगती है। हमें पता चलता है कि किंग ने अपनी सारी लाइफ एनर्जी यूज कर ली थी अपनी पावर बढ़ाने के लिए। वहीं वोमिलियो को लग रहा था कि इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। तभी टॉथमैन का एक सोल्जर आता है और उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इन बेचारों के पास अपने किंग के ऑर्डर को फॉलो करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रिलियंस के ऊपर किया गया कर्स हट जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। प्रिंसेस उन दोनों को थैंक यू बोलती है और उन दोनों से उनका नाम पूछती है ताकि उनका किंगडम अपने हीरोज को हमेशा याद रख पाए कहानियों और गानों में। ये सुन के पीवी खुश हो जाती है और उन सभी को अपने नाम बता देती है। रात को मस्त पार्टी चलती है और सुबह वो सभी वेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जहाँ की 2 किंगडम है। वो इस उम्मीद में है कि वहाँ उन्हें कोई मैप मिल जाएगा जिससे कि वो अपने डीमन एम्पायर में जा पाए। रास्ते में वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं जो कि उन्हें बताता है कि वो दोनों किंगडम्स तबाह हो गए थे एक वॉर की वजह से, और वो उन्हें एक टाउन के बारे में बताता है जहां वो वॉर के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उस अजीब से टाउन में उन्हें एक मिस्टीरियस सी लेडी दिखती है जो कि फाउंटेन के पास बैठ के किसी हीरो के बारे में गाने गा रही थी। तभी हेल्क को एक मैप सेलर दिखता है, पर जब वो उससे अपनी डेस्टिनेशन का मैप मांगते हैं तो वो उस मैप का प्राइस कुछ ज्यादा ही हाई बताता है। तो वो मिलियो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो मैप किसी को बेचे ना, तब तक वो पैसों का जुगाड़ करके आते हैं। जो एरिलियन प्रिंसेस से उन्हें क्रिस्टल मिले थे वो उन्हें बेच देते हैं, पर इसके बाद भी उनके पास अभी आधे पैसे ही इकट्ठा हुए थे। वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी पैसे कमाए कैसे। तभी वो एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में सुनते हैं जिसका प्राइस मनी काफी ज्यादा था। वो मिलियो को पूरा यकीन है कि हेल्क तो इस कंपटीशन को जीत ही जाएगा, तो वो कंपटीशन के लिए हेल्क का नाम दर्ज करवा देती है। उसके साथ ही एक और कंटेस्टेंट ज्वाइन करता है जिसका कि नाम आचिगावा था और वो इस कंपटीशन का हर बार विनर रहा है। उसके साथ ही कई और टफ अपोनेंट्स ज्वाइन करते हैं जैसे कि स्पाइसी सॉस और हल्का टेस्ट। कंपटीशन शुरू हो जाता है और कंपटीशन का थीम है 1 पॉट मील। इसका मतलब ये है कि उन्हें एक ही बर्तन में खाना बनाना होगा। ऑडियंस बाकी कंटेस्टेंट की डिशेस बनाने के तरीकों को देख के चीयर करने लगती है, लेकिन वो हेल्क और वोमिलिया को तो नोटिस भी नहीं करते और उल्टा ऑडियंस उनकी बेइज्जती कर रही होती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि हेल्क कितने तरीके से सब्जियों को काट रहा होता है, उनका मुंह बंद हो जाता है। हेल्क की स्किल को देख के बाकी के कंटेस्टेंट्स भी डर जाते हैं और वोमिलिया उन्हें बताती है कि कैसे वो डीमन लॉर्ड का कंपटीशन में जीता था। कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि अब सभी लोग हेल्क को एक टफ ओपोनेंट के रूप में देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पीवी उसी लड़की के गाने सुन रही है। वो बेचारी पॉपुलर खानों को ढूंढने गई थी ताकि वो हेल्क की मदद कर पाए, पर उसके चक्कर में गुम हो गई। ये सुन के वो छोरी उनको ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कंपटीशन में अब समय आ चुका है कि सबकी बनी हुई डिशेस को टेस्ट किया जाए और
रिजल्ट अनाउंस किए जाएं। सभी कंटेस्टेंट्स अपनी डिशेस को लेके काफी कॉन्फिडेंट थे, जिसकी वजह से वर्मिलिया नर्वस हो जाती है। जज इन दोनों के खानों को 78 पॉइंट्स देता है और आचिकाबा के खाने को 98, पर जब वो हेल्क की डिश खाता है तो वो उसे 120 पॉइंट देता है और इसी तरह हेल्क ये कॉम्पिटिशन भी जीत जाता है। इस हार के बाद आचिकाबा पूरी तरह से हार मान लेता है और वो कसम खाता है कि वो अब दोबारा से कुकिंग कभी नहीं करेगा, पर हेल्क उसे समझाता है और थोड़ी मोटिवेशन देता है, जिसके बाद वो कुकिंग की दुनिया में कुछ और भयानक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो हेल्क को अपनी पर्सनल रेसिपी बुक देख के नए नए खानों की खोज में निकल जाता है। वर्मिलियो अभी सोच ही रही थी कि पीवी मिसिंग है, तभी पीवी वहाँ प्रकट होता है और उसे पता चलता है कि वो काफी लेट हो चुका है। प्राइज मनी की मदद से वो मैप को खरीद लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि डीमन एम्पायर पहुंचने के लिए उन्हें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाना होगा, मतलब उन्हें रास्ते में तबाह हुए किंगडम से गुजरना होगा। मैप सेलर उन्हें तबाह हुए किंगडम से गुजरने से मना करता है, पर जब वो पूछते हैं क्यों, तभी वही गाने वाली लेडी वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि उस एरिया में एक बहुत ही भयानक वॉरियर घूमता है, जिसे कि सभी वॉरियर ऑफ डार्कनेस कह के बुलाते हैं। उस छोरी का नाम आइरिस है और वो उन्हें बताती है कि अगर उस वॉरियर की नजर गलती से भी उन पे पड़ गई तो उनकी मौत पक्की है। पर वर्मिलियो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी, तो वार्निंग के बावजूद भी वो उसी रास्ते से जाना चाहती है। जाने से पहले आइरिस पीवी को कुछ बताती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो एक तबाह हुए किंगडम पे पहुंच जाते हैं और उससे गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी वर्मिलियो अचानक से रुक जाती है। आसमान में बादल आ जाते हैं और सारी की सारी जगह पे अंधेरा होने लगता है और उनके पीछे वही वॉरियर ऑफ डार्कनेस प्रकट होता है। वो उस वॉरियर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली उनके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वर्मिलियो पे हमला करने वाला होता है, हेल्क आके उसे बचा लेता है और वर्मिलियो रियलाइज करती है कि वॉरियर ऑफ डार्कनेस का ऑरा उस टॉथमैन किंग जैसा ही है। उसी वक्त हेल्क उससे कहता है कि वो पीवी को लेके यहाँ से चली जाए। वर्मिलियो कहती है कि वो पीवी को सेफ जगह पे रख के वापस आएगी। हेल्क और वॉरियर की लड़ाई शुरू हो जाती है और हेल्क इमीडिएटली घायल हो जाता है। हेल्क को स्ट्रगल करता देख वर्मिलियो हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उस वॉरियर की पावर का सोर्स कुछ बहुत बुरा है। वो जल्दी से पीवी को कहीं सेफ जगह पे ले जाने लगती है ताकि वो वापस आके हेल्क की मदद कर पाए। तभी पीवी कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि हेल्क ने उस वॉरियर की तलवार तोड़ दी है, पर वॉरियर अपनी तलवार को रिजनरेट करने लगता है। पीवी को छुपाने के बाद वर्मिलियो हेल्क की मदद करने के लिए वापस आने लगती है, पर जब वो वॉरियर पे हमला करती है, वॉरियर पे कोई असर नहीं होता, पर उसकी वजह से हेल्क को चांस मिल जाता है एक जोरदार मुक्का मारने का। वॉरियर काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है, पर बड़ी जल्दी वापस आके हेल्क के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से हेल्क फिर से घायल हो जाता है। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई चलती ही रहती है और वर्मिलियो नोटिस करती है कि उन इंजरीज की वजह से हेल्क स्लो होता जा रहा है। वर्मिलियो को लगता है कि किसी मैजिक यूजर ने इसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट किया है और बिना उस मैजिक यूजर को मारे वो इसे नहीं हरा सकते। वर्मिलियो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी और उसको हराने का प्लान सोच रही थी, लेकिन तभी हेल्क पीछे से आता है और उस वॉरियर की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। वर्मिलियो नोटिस करती है कि इस बार हेल्क कुछ अलग लग रहा था और उस ग्रेट विच की वार्निंग को याद करती है। वर्मिलियो हेल्क को रुकने को कहती है, लेकिन हेल्क के ऊपर तो जैसे भूत सवार था। तभी वहाँ पीवी आता है और एक गाना गाने लगता है, जिससे वहाँ का अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है और इसके बाद वॉरियर भी उन पे हमला नहीं कर रहा होता। पीवी बताती है कि आइरिस ने उसे ये गाना गाने को कहा था अगर वो किसी मुसीबत में फंसे तो। हेल्क भी अपने होशो हवास में वापस आ चुका है और वो अपने ग्रुप को ज्वाइन करता है। वर्मिलियो उसे हील करना चाहती है, लेकिन हेल्क उसे रोकता है और अपने सुपर रिकवरी मोड का यूज करके अपनी इंजरीज को हील कर लेता है। वो वॉरियर वहाँ से दूर जाने लगता है और वो सभी भी उसे फॉलो करते हैं। वो किसी तबाह हुए कासल के अंदर जाता है जहाँ कई सारी लाशें पड़ी थी। अब वॉरियर बोलने लगता है। वो कहता है कि किंगडम सिर्फ शांति चाहता था, पर अपने करीबियों का ऐसे मर्डर होता हुआ देख के उन्होंने दूसरों किंगडम्स पे भी वॉर करनी शुरू कर दी। उनकी लड़ाई बढ़ती चली गई और फॉरबिडन मैजिक का यूज किया जाने लगा, जिससे उनके नाइट्स मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए और उन्होंने हमारे सारे किंगडम को तबाह कर दिया। इसकी वजह से वॉरियर ऑफ डार्कनेस को भी सेम मैजिक यूज करना पड़ा ताकि वो उनसे लड़ पाए, पर जिन लोगों को वो बचाना चाहता था वो सभी मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पागलों जैसा बस यहाँ वहाँ भटक रहा था और जो भी उसके सामने आता था बस वो उनकी जान लेना चाहता था। वो हेल्क का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने ही उसके कर्स को ब्रेक किया था, पर मरने से पहले वो हेल्क का वेपन नोटिस करता है और उसे कहता है कि वो इस वेपन को यूज ना करे और उसे अपनी तलवार दे देता है। अपने आखिरी लम्हों में वॉरियर उन सभी को वही गाना गाने को कहता है, पर जैसे ही पीवी गाना गाने वाली होती है आइरिस उसे रोकती है और वो खुद गाना गाना चाहती है। वो वॉरियर के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसका नाम एंगस है और वो आइरिस का बड़ा भाई है। एंगस उसे जिंदा देख के हैरान था। आइरिस उसे बताती है कि काले जादू की वजह से वो अपने होश खो बैठा था, पर उसने इसके बावजूद भी बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचा लिया था। हेल्क अपने ग्रुप के साथ बाहर चला जाता है ताकि वो दोनों अपनी बातें कर पाएं और आइरिस अपने भाई के लिए आखिरी बार गाना गाती है। तो भाई लोग, इस पहले पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले हफ्ते आएगा, तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर देना।